जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले ग्रेच्युटी के बारे में। हाँ जी हाँ, आपने सही सुना, ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी में क्या होता है, देखो बेटा, कि बहुत सारे डाउट आते हैं। आप जॉब कर रहे हो ना, तो आप किसी से भी पूछते हो ना, तो ऑलमोस्ट लोग TY BCom होते हैं या कुछ लोग ग्रेजुएट होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत पढ़े रहते हैं टैक्स में। और टैक्स वाला ग्रेच्युटी रहता है, एक लिमिट रहता है 20 लाख का, और उसमें 15/26 वगैरह होता है, और अमाउंट रिसीव विच एवर इज लेस, वो वही बताता है कि ग्रेच्युटी वही होता है, वैसे ही कैलकुलेशन होता है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ग्रेच्युटी का, तो आप ये अपना दिमाग क्लियर रखिए कि वो इनकम टैक्स था। इनकम कमाओगे तब टैक्स लगेगा। ग्रेच्युटी आपको मिल रहा है। ग्रेच्युटी मीन्स व्हाट, आपको जब रिटायर हो रहे हो या कुछ हो रहा है ना, तो आपका बॉस, आपका एम्प्लॉयर आपको एज ए गिफ्ट दे रहे हैं ना, एज ए बोनस। एक तरीके से बोनस नहीं बोल रहे, बट वो उपहार है आपके लिए ग्रेच्युटी। तो ग्रेच्युटी जो आपको देता है वो एक इनकम हुआ, और आपके लिए जब वो इनकम होगा तब इनकम टैक्स मारेगी। और कितना मारेगी वो हम लोग इधर सीखेंगे। कंफ्यूजन मिटा लो अपने दिमाग का कि बेटा एज पर ग्रेच्युटी एक्ट अलग बोलता है, और जो ग्रेच्युटी एक्ट बोलता है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, और उस हिसाब से ग्रेच्युटी आपको कैलकुलेट करके देती है। लेकिन आपके दिमाग में कचरा भरा है, आपके दिमाग में इनकम टैक्स वाली बात चल रही है, और आप इनकम टैक्स के फॉर्मूले से बोलते हो कि ऐसा मुझे ग्रेच्युटी मिलना चाहिए। बस ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। तो ग्रेच्युटी का अपना एक एक्ट है, इसको हम बोलते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, जिसको हम शॉर्टकट में ऐसा बोल सकते हैं POGA। क्या बोलते हैं हम इसको? पोगा। क्या बोलते हैं इसको बेटा? पोगा, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ये अपने आप में एक कानून है, एक एक्ट है। अभी ध्यान से देखना कि सबसे पहले ग्रेच्युटी देता कौन किसको है? ग्रेच्युटी देता है बेटा कौन? बॉस, मतलब एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर, ER यहां पे लिखा मैंने, इसका मतलब होता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर किसको देता है? एम्प्लॉई को देता है। डबल ई मतलब, ट्रिपल ई मतलब क्या हो गया? एम्प्लॉई। ऐसे लिखते हैं एम्प्लॉई, ठीक है। तो एम्प्लॉयर देता है किसको? एम्प्लॉय को। ओके, आगे की बात, ये क्वेश्चन खत्म हो गया कि कौन किसको देता है। अब ये एम्प्लॉयर पे कहां से करता है भैया? उसके पास से पैसा कहां से आएगा? तो पे वो करता है दो तरीके से हो सकता है। एक उसका खुद का ओन अकाउंट से हो सकता है, और दूसरा एक होता है इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस प्लान लेते हैं ना, ग्रुप इंश्योरेंस का जो स्कीम होती है ना, उसे बोलते हैं ग्रुप ग्रेच्युटी इंश्योरेंस प्लान। उसके तहत कोई इंप्लॉय अचानक से डेथ हुआ या अचानक से ग्रेच्युटी पे करने आया, सडन टाइम पे ग्रेच्युटी पे करने आया, तो वहां से वो लोग क्या करते हैं? पे करवाते हैं उस इंश्योरेंस प्लान से। ग्रुप क्या नाम होता है उसका? वाया ग्रुप ग्रेच्युटी इंश्योरेंस प्लान। समझ में आया होगा आपको कि दो जगह से होता है, एक इंश्योरेंस वाले से हो गया और दूसरा ओन अकाउंट से हो गया। इतना समझ में आया? ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज अ लाइबल? मतलब क्या? जब भी लाइबल मतलब लाइबिलिटी एक तरीके से ना, तो हु इज लाइबल, कौन पे करेगा? पे करने की बात आई तो कौन पे करेगा भाई? पे करेगा आपका एम्प्लॉयर। कौन पे करेगा? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या करेगी? ग्रेच्युटी पे करेगी। लेकिन लाइबिलिटी मतलब लाइबल वो कब होगा पे करने के लिए? जब उसमें एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब क्या यहां पे बेटा? एम्प्लॉय जो परमानेंट काम करते हैं उन्हें हम एम्प्लॉय बोलते हैं। तो कोई भी यहां पे एम्प्लॉय है, कोई भी यहां पे एम्प्लॉय है, उनके अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेरी एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय जो भी हैं, तो एम्प्लॉय हैं वो कंटिन्यूअस सर्विस दे रहे, कंटिन्यूअस सर्विस कर रहे। कितना? 5 years और मोर, 5 साल या उससे ज्यादा वो सर्विस दे रहे हैं, तो वो लाइबल है? नहीं, वो एलिजिबल है, ये एम्प्लॉई। अरे भाई, एम्प्लॉयर की बात हो रही, एम्प्लॉयर कब लाइबल होगा ग्रेच्युटी देने के लिए? तो एम्प्लॉयर, सीधी सी बात है, वो बेटा लाइबल कब होता है? वो सिंपल सा है, वो सिंपल सा बात ये है कि जब उसके 10 और मोर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तब। 10 और मोर कितना बेटा? 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय पूरे पर्टिकुलर ईयर में काम करेंगे उसके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके ऊपर पोगा एक्ट अप्लीकेबल होता है। मतलब प्रिवेंशन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट उसके ऊपर अप्लीकेबल होता है। किसके ऊपर बेटा? एम्प्लॉयर को। वापिस से एक बार आ जाओ। हु इज लाइबल? भाई बॉस हमारा, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन लाइबल होगी पे करने के लिए ग्रेच्युटी टू अपने वर्कर को, अपने इंप्लॉय को। कब? जब उसके यहां पे काम करने वाले लोग 10 या 10 से ज्यादा
होंगे। कितने होंगे बेटा? 10 और मोर, है ना, पर्सन, जो वहां पे इंडिविजुअल लोग जो काम करते हैं वर्क प्लेस पे उनके। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि इन ये लाइबल तो हो गए 10 से। अभी एक सवाल आता है कि हमारे इधर पूरे साल में 9 एम्प्लॉय थे, लेकिन एक दिन खाली 10 एम्प्लॉय हुए थे, तो क्या मुझे अप्लीकेबल है? जी बिल्कुल अप्लीकेबल, 10 या उससे ज्यादा। लेकिन मान लो 10 थे और अचानक से बीच में 9 हो गए या 8 हो गए, 7 हो गए, एक बार टच, मतलब टच, एक बार आपको ऐसा चिपक गया ना पोगा आपके ऑर्गेनाइजेशन, तो चिपका रहेगा। ऐसा पोगा एक्ट बोलता है कि 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय हुए, एक बार हुए ना, बस चिपक गया। पूरे साल में एक बार भी टच हुआ ना 10 या उससे ज्यादा, तो भाई पोगा आपको अप्लीकेबल है, और एक बार अप्लीकेबल हो गया तो हो गया। अब आगे हम और बात करते हैं कि हु इज एलिजिबल। लाइबल तो हमने देख लिया, कौन हमारा बॉस, हमारा ऑर्गेनाइजेशन लाइबल है, बट एलिजिबल कौन है ग्रेच्युटी के लिए? किसको ग्रेच्युटी मिलेगा? तो भैया वो होगा एम्प्लॉई। वो कौन होगा? एम्प्लॉई या कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर, या कोई टेम्परेरी एम्प्लॉई है, उसको भी मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा, लेकिन ये लोग 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस देने चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो कितना साल बेटा? 5 साल सर्विस देने चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी वर्किंग काम करते हैं ना। अब वर्किंग कितना होता है वो मैं बताता हूं, 2 मिनट में बताता हूं। उससे पहले यहां पे एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, हु इज लाइबल। अच्छा, आपने देखा होगा सीए फर्म होता है, सीए फर्म आपने देखा होगा कि सीए फर्म में ना, सीए के अंडर में 5-5, 6-6 लोग ना आर्टिकल रजिस्टर होते हैं, और ऐसे करके ना 15-15, 20-20 एम्प्लॉय, फिर भी वो लोग ग्रेच्युटी नहीं देते। 3 साल हम लोग आर्टिकलशिप करते ना वहाँ पे, तो ग्रेच्युटी का सिस्टम तो अप्लीकेबल होना चाहिए ना वहाँ पे, हम लोग का कटना चाहिए ग्रेच्युटी। भैया पगार क्या, स्टाइपेंड बोलते उसको, पगार नहीं बोलते, तो स्टाइपेंड भी छोड़ू से देते, 2500, 3000, 4000, तो उसमें क्या ग्रेच्युटी काटेंगे। लेकिन क्यों अप्लीकेबल नहीं बेटा उनको? क्योंकि तुम वहां पे एज एन आर्टिकल रजिस्टर हो, और आर्टिकल नॉट कंसिडर्ड एज एम्प्लॉय, आर्टिकल ट्रेनी अप्रेंटिस बोलते हैं इनको हम। ये सीखने वाले लोग हैं, ये एम्प्लॉय नहीं है, वो सिखाने का तुम्हें पैसा दे रहे, जो तुम्हें बुला रहे, थोड़ा बहुत पैसा दे रहे, सिखा रहे, और वहां पे कोई चार्ज उसके ऊपर इसके लिए ग्रेच्युटी नहीं आती, वो कंसीडर नहीं होते एम्प्लॉय के अंदर। ठीक है, आ जाए टॉपिक पे। तो एलिजिबल कौन होगा? एम्प्लॉय या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय या टेम्परेरी एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है, या ये सारे लोग इंडिविजुअल की बात करो, इंडिविजुअल लोग हैज वर्क फॉर एटलीस्ट, कितने दिन ये लोग वर्क करने चाहिए बेटा? एटलीस्ट 5 कंटिन्यूस ईयर्स तक। कितने साल? 5 ईयर्स तक, वो भी कंटिन्यू। अब कंटिन्यूअस ईयर्स तक होनी चाहिए, लेकिन एक सवाल आता है, 5 साल बिना छुट्टी लेकर उन काम करेगा रे? करेगा। 5 साल जो है ना, 5 साल बोला, 5 साल में आप छुट्टी ले सकते हो। छुट्टी इसके अंदर इंक्लूडिंग है, सिक लीव इंक्लूडिंग है, एक्सीडेंट हो गया इंक्लूडिंग है, तबियत खराब हो इंक्लूडिंग, सब कुछ आ गया भैया, इंक्लूडिंग है। 5 साल में सब इंक्लूडिंग है। ठीक है, लेकिन अब जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना बेटा, किसका कैलकुलेशन करते हैं? 5 ईयर्स का, तो वहां पे कैसे देखा जाता है? ध्यान से देखना, 240 वर्किंग डेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वर्किंग डेज। 240 वर्किंग डेज इक्वल्स टू 1 ईयर। ऐसा कंसीडर किया जाता है कि 240 वर्किंग डे आपने काम किया है उस पर्टिकुलर ईयर में, तो आपको मान लिया जाएगा कि आप 1 साल काम किए। जो कैलकुलेशन होता है देखो कितना सिंपल है कि 240 दिन अगर आपने वहां पे काम किया है, मतलब आपने 1 साल आपका माना जाएगा कि आपने वहां पे 1 साल काम किया है। बट 190 दिन वर्किंग डेज इक्वल्स टू 1 ईयर, 1 ईयर। ये किस केस में? 190, किसी केस में 190 दिन होता है, किसी केस में 240, लेकिन ध्यान रखना कि हर केस में 240 ही दिन ही होता है, इक्वल्स टू 1 ईयर वर्किंग डे। लेकिन 190 दिन एक केस में होता है, और वो होता है अंडरग्राउंड में जाके काम करते हैं। माइंस वगैरह होता ना, खदान बोलते नीचे, जमीन के नीचे, उसमें जो लोग काम करते हैं ना, उनके लिए 1 ईयर इक्वल्स टू 190 वर्किंग डे। 1 ईयर इक्वल्स टू 190 वर्किंग डे, इतना याद रखना आप जी। ठीक है, तो 240 दिन सबके लिए है, लेकिन अगर आप जमीन के नीचे जा रहे हो ना, जमीन के नीचे काम कर रहे हो ना, तो आपके लिए कितना होगा बेटा? 190 डेज वर्किंग डे इक्वल्स टू 1 ईयर माना जाएगा। तो इसके अंदर सब कंसीडर हो गया। ठीक है, तो
अब ये 5 साल एक जन के केस में जब डिसेबल हो जाता है एम्प्लॉई, काम नहीं कर पाता, बीमारी हो गई, है ना, अपंग हो गया, कुछ हो गया, उस केस में 5 साल कंसीडर नहीं होता है, जो 5 साल यहाँ पे लिखा है उस केस में मिल जाता है आपको ग्रेच्युटी। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है किसकी, नॉमिनेशन की। अब ये नॉमिनेशन क्या होता है? नॉमिनेशन आप करवा सकते हैं। आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे, 1 साल आपका कंप्लीट हो गया काम करते हुए, तो आप वहां पे नॉमिनेशन करवा सकते हैं कि मेरे ना रहने पर ये पैसवा ग्रेच्युटी का किसको मिले। ठीक है, अच्छा, अब सवाल यह आता कितना दिन, विदिन 30 डेज, 1 साल कंप्लीट होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, वहां पे नॉमिनेशन करा सकते हो कि ये पैसवा ग्रेच्युटी का किसको मिले। अब सवाल आता है घर वाली बाहर वाली, मतलब आपकी फैमिली है तो नॉमिनेशन के लिए कोई फैमिली मेंबर ही चाहिए, लेकिन आपकी फैमिली नहीं है तो बाहर वाली चलेगी। बाहर वाली चलेगी मतलब थर्ड पर्सन चलेगा, लेकिन जैसे ही आपकी फैमिली हो जाती है थर्ड पर्सन वॉइड अब इनिशियो, खत्म, कोई लेना देना नहीं। मतलब क्या, जैसे ही तुम्हारी फैमिली बनी ना, थर्ड पर्सन के लिए जो वहां पे क्लॉज डाला था ना कि तुम्हारे ना रहने पे उसको मिले, वो वहां से कट हो जाएगा और आपको अलग से वापस नॉमिनेशन करना पड़ेगा कि मेरी फैमिली आ गई है, मेरे ना रहने पर ग्रेच्युटी इनको मिलना चाहिए, लीगल हायर जो भी आपके होंगे उनको मिलना चाहिए। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि 1 साल कंप्लीट विदिन 30 डेज आपको क्या करना है, नॉमिनेशन करवा देना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अपने एम्प्लॉई, तुम एम्प्लॉई हो तो जाके नॉमिनेशन करवा दो कि भैया हमारे ना रहने पर ग्रेच्युटी किसको मिले, वहाँ पे उसका नाम डलवा दो। और अगर आपकी फैमिली है तो फैमिली वाले मेंबर लोग का, नहीं फैमिली है तो आप बाहर वाले किसी का नाम डलवा सकते हैं। लेकिन अगर बाहर वाले का नाम डलवाने के बाद आपकी फैमिली बन जाती है, शादी वादी हो जाती है, तो आपको फैमिली का ही डलवाना पड़ेगा, बाहर वाले वाइड हो जाएंगे। ठीक है, आइए बात हम नेक्स्ट करते हैं, व्हेन टू पे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और उसके बाद वाला कैलकुलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम ये कब पे करते हैं, जब एम्प्लॉय रिटायर होता है या रिजाइन करता है। सर रिटायर हो रहा है तो खुद से जा रहा है वो, नहीं, हम उसको बोल रहे बेटा अब जाओ, तुम्हारी उम्र हो गई, घर पे जाओ, हम तुम्हें उपहार देते हैं, गिफ्ट, मतलब एक तरीके से ग्रेच्युटी तो मिलेगा। रिजाइन वो छोड़ के जा रहे हैं तो भी उसको ग्रेच्युटी मिलेगा। 5 साल, सपोज 6 साल, 5 साल काम, 6 साल 7 साल ऐसा कुछ काम किया, 10 साल काम किया और वो दूसरे जगह जा रहे हैं तो उसको ग्रेच्युटी हम देते हैं। ठीक है, तो वो ग्रेच्युटी उसको मिलेगी, मतलब क्या, रिजाइन रिटायर में मिलेगा। कुछ बीमारी की वजह से वो डिसेबल हो गया, काम नहीं कर पा रहा है, बड़ी बीमारी हो गई या कुछ हो गया उसके साथ, ठीक है, या कुछ प्रिवेंशन, ये स्कीम आ गया, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वीआरएस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ये क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉय हो जाते हैं और कम धंधा नहीं चलता है, तो एम्प्लॉय को सैलरी हर साल देने से अच्छा है कंपनी अनाउंस करती कि भैया जिसको जल्दी रिटायर होना चाहते हैं वो इतना पैसा लेके रिटायरमेंट ले लो। तो वॉलंटरी स्कीम में अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो भी आपको मिलेगा, भले आपका सर्विस 2-3 साल कंप्लीट हुआ है या कितना हुआ तो, ठीक है, तो भी आपको पे करना उनको फर्ज बनता है, वो पे करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आती है कि ले ऑफ करता है, अगर आपको कंपनी ले ऑफ करता है, आपको लेड ऑफ, अभी कोविड में देखा रहेगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का काम धंधा चौपट था तो आपको निकाल रही थी, तो उस समय भी उनका फर्ज बनता है कि वो ग्रेच्युटी आपको पे करे। ठीक है, तो इतना सारी चीज, या आप एक्सपायर मर जाते हो भाई तो आपके लीगल हायर को तो मिलेगा ही। ठीक है, ये इतनी बात हो गई कि व्हेन टू पेड। अब बात आती कैलकुलेशन की, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रेच्युटी, कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे भाई अगर हमें ग्रेच्युटी लेना है। और ये समझना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि आपके बॉस ने आपको कितना पैसा दिया है ग्रेच्युटी, आप अपनी सैलरी से कैलकुलेट कर लो और उनका देखो कितना दिया है, दोनों में डिफरेंस है ना, तो जाके वहां पे मेल डालो और बोलो उनको, किसको, एचआर को, कि भैया हमें पैसा कम क्यों नहीं दिया, कम क्यों दिया, और ज्यादा दिया रहेगा तो मुंह बंद करके रख लेना। ठीक है, पैसा किसको खराब लगता है। तो आइए देखते हैं कैलकुलेशन। अब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे 2 लोग हो जाते हैं, पोगा, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, पोगा मतलब कोई इंप्लॉयर है जिनके ऊपर ग्रेच्युटी एप्लीकेबल है, तो उनका ग्रेच्युटी वो कैसे देंगे, मतलब कैलकुलेट वो कैसे करे। तो कैलकुलेट ऐसे करना होता है, देखो बेटा, ग्रेच्युटी इक्वल्स टू, कितना ग्रेच्युटी हम लेंगे, मतलब ये करेंगे, मिलेगा हमें 15 डिवाइड बाय 26, 26 दिन महीने का पकड़ते, 4 दिन संडे वनडे छोड़ देते, तो 26 दिन से डिवाइड करते हैं और 15 दिन पकड़ते हैं, मतलब लगभग आधा, तो 15/26 इंटू लास्ट बोलते हैं या लेटेस्ट बोल सकते हो आप, लेटेस्ट, अभी जस्ट ताजा ताजा,
तो लास्ट या लेटेस्ट ड्रॉन सैलरी, ड्रॉन सैलरी, आपकी जो सैलरी है वो लेटेस्ट कितना आपने विड्रॉ किया, कितना निकाला है सैलरी, कितना आपको लास्ट में मिली है सैलरी। सपोज मान लो पगार 10,000 था, अभी 20,000 होगा, अभी 25,000 होगा, तो जो लास्ट में 25,000 हुआ ना, ये 25,000 के ऊपर कैलकुलेशन होगा। समझ में आया? तो जो आपको लेटेस्ट सैलरी मिल रहा है, जस्ट लेटेस्ट, वो सैलरी इंटू 15 डिवाइड बाय 26 इंटू इसमें क्या होगा बेटा कि कितना साल आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना लाइफ दिया है, जिंदगी दिया है। मतलब क्या, नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड सर्विस, कितना साल आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, उतना साल यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा, ग्रेच्युटी अमाउंट आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी। सैलरी तो बहुत बड़ा अमाउंट आता है भाई, तो सैलरी में क्या क्या लिखें, क्योंकि सैलरी में अलावेंसेस होता है, भर भर के एचआरए होता है, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, सब कुछ होता है। तो सैलरी मतलब क्या बेटा, यहां पे सैलरी मतलब क्या होता है, आपने ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा सिर्फ बेसिक का वो लोग सैलरी कंसीडर करते, बट ऐसा नहीं होता। लॉ बोलता है कि सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीएनएस अलावेंस, महंगाई भत्ता। सैलरी का मतलब यहां पे क्या है बेटा, सैलरी मतलब यहां पे क्या था, डियरनेस अलावेंस के साथ साथ बेसिक को लेना, वो मानी जाएगी सैलरी। सपोज बेसिक है 20,000, हमारा डियरनेस अलावेंस था 5,000 पर मंथ, ये दोनों, तो ये हो गया लेटेस्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15 डिवाइड बाय 26 इंटू, मान लो सामने वाले ने 6 साल मान लो, 6 साल उसने काम किया, तो इंटू 6 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 6। खत्म कहानी, इतना समझ में आया? ठीक है, चलो अच्छा लगा आपको, समझ में आया होगा। तो ये एक आ जाएगा ग्रेच्युटी अमाउंट। लेकिन हो सकता है किसी ने 5 इयर्स या मान लो किसी ने ऐसा 4 इयर्स एंड 6 मंथ एग्जैक्टली काम किया है, तो उसको ग्रेच्युटी मिलेगा, लायबल है क्या? नहीं, क्योंकि यहां पे जो राउंडिंग ऑफ सिस्टम होता है ना, 1 साल में कन्वर्ट होता है, वो होता है बेटा मोर देन 6 मंथ। लॉ ने क्या लैंग्वेज लिखा है, मोर देन 6 मंथ। मतलब अगर उसने यहां पे काम किया होता 4 इयर्स 7 मंथ, तो यहां पे हम कंसीडर करते 5 इयर्स। क्यों? 4 साल और 7 महीना, मतलब राउंड ऑफ करो अगले टर्म में, मतलब 5 इयर्स। समझ में आया? तो एक तुम्हारे लिए लॉजिक लिख रहा हूं कि पीओ, अभी यहां पे मैं अगर कितना होता, मान लो यहां पे 5 और यहां पे 3 मंथ है, तो यहां पे क्या होता, सिर्फ 5 लेते। यहां पे 5 और 6 है तो भी 5 लेते। यहां पे 5 और 7 होता, 7 मंथ, तो हम यहां पे कितना लेते, 6 ईयर्स। समझ में आया? लेकिन ये तुम्हारे याद रखने के, पोगा मतलब जो मैंने ऊपर लिखा है, देखो इधर, पोगा मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर अगर आप हो, अगर पोगा होगा तो इक्वल टू क्या होगा, राउंडिंग ऑफ आपका होगा। पोगा होगा तो क्या होगा आप बेटा, राउंडिंग ऑफ होगा। अगर पोगा एम्प्लॉय है तो राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। समझ में आया इतना? वेरी गुड। तो ये जो अमाउंट आएगा, एक अमाउंट जो आएगा, मान लो यहां पे जो 10 लाख 5 लाख 7 लाख आता है, वो जो अमाउंट आएगा वो आपका ग्रेच्युटी अमाउंट है, वो आपको रिसीव होगा। कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा। किसको देगा? एम्प्लॉय को देगा। समझ में आया बेटा इतना बात? अमाउंट क्या होगा? रिसीव। ये शब्द याद रखना, इनकम टैक्स में काम आ गया। रिसीव होगा, अमाउंट क्या होगा? रिसीव होगा। किससे होगा? अपने ऑर्गेनाइजेशन से अपने को मिलेगा, मतलब क्या, एम्प्लॉय को मिलेगा एम्प्लॉयर के द्वारा। समझ में आया? अमाउंट रिसीव याद रखना। अब बात करते हैं कि बेटा अगर वो पोगा नहीं है, पोगा एम्प्लॉय, कभी कभी क्या होता है कि ग्रेच्युटी नहीं लगता, फिर भी वो लोग अपने एम्प्लॉय को देते हैं ना रिटायरमेंट वगैरह के टाइम पे, तो वो कैलकुलेशन कैसे करें? अगर वो पोगा वाले नहीं है तो 15 बाय यहाँ पे 30 हो जाएगा बेटा। अगर यहाँ पे नो पोगा है, मैंने लिख दिया नो पोगा वाले, तो यहाँ पे 15 बाय 30 हो जाएगा। लेटेस्ट ड्रॉन सैलरी के अंदर 3 चीज हो जाएगी, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। टर्नओवर कमीशन पे कभी कभी कमीशन मिलता ना कि हमारा टर्नओवर इतना गया तो तुम्हें एम्प्लॉय हो, तुम्हें 1% देंगे या आधा टका देंगे, वो कमीशन भी यहाँ पे मंथली इंक्लूड हो जाएगा। ये तीनों क्या है? मंथली है, इनटू नंबर ऑफ इयर्स सर्विस कंप्लीटेड। ये समझ में आया सबको? 15 बाय 30 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो
ये चीज आप नोटिस कर लीजिए, ऐसा सेम रहेगा। और यहां पे जब राउंड ऑफ होने की बात होगा तो अगर ऐसा है नो पोगा एम्प्लॉई है, यहां पे लिख दो नो पोगा होगा तो राउंडिंग ऑफ नहीं होगा, राउंडिंग ऑफ नहीं होगा। मतलब क्या 5 साल 7 महीना है ना, तो 5 साल 7 महीना क्या 8 भी हो तो भी यहां पे 5 ही लेंगे, राउंडिंग ऑफ बिल्कुल नहीं होगा। किस केस में? अगर वो पोगा वाला नहीं है, मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत नहीं है, तो उसको हम राउंडिंग ऑफ नहीं देंगे। लॉजिक क्लियर है? और वो अमाउंट रिसीव होगा, वो अमाउंट आप अपने एम्प्लॉयर ने क्या दिया है उसे मैच करो और जाके झगड़ा करो, मेल करो, मजे करो। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट से देख लेते एज पर इनकम टैक्स क्या होगा फॉर्मूला। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। मैंने एक लाइन बोली थी वो याद रखना, अमाउंट रिसीव होगा। रिसीव होगा किससे? बॉस से। और जैसे बॉस से अमाउंट रिसीव हुआ मतलब क्या अपने लिए इनकम, इनकम टैक्स भी मांगेगी, टैक्स दो, टैक्स दो। और इनकम टैक्स हमसे टैक्स लेगी, इट्स बेटर, उनको टैक्स काटना पड़ता होगा, किसको? बॉस को, टीडीएस। तो देखो क्या है, एज पर इनकम टैक्स ग्रेच्युटी, ये ग्रेच्युटी। अब इसके मैंने 2 पार्ट बना दिए। एक मैंने लिख दिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है बेटा, और एक है अदर्स में लिख देता हूं, नॉन गवर्नमेंट लिखने की जरूरत नहीं, अदर्स लिख देता हूं, अदर्स। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो आप तो हम ग्रेच्युटी कौन सा इनकम टैक्स का सेक्शन देख रहे हैं? 10 सबसेक्शन 10। और इस सेक्शन में बोला है कि जो अमाउंट रिसीव होगा उस पर टैक्स कितना लगना चाहिए, ये नहीं बताया, उसमें टैक्स कितने अमाउंट पे नहीं लगना चाहिए। समझ में आया? मतलब जितना अमाउंट बॉस से सपोज 10 लाख मिला तो 10 लाख में कितना अमाउंट का हमें छूट मिलेगा, बाकी पे टैक्स लगेगा। तो जितना हमें छूट मिले दैट इज कॉल्ड एग्जेम्प्ट अमाउंट, वो ये सेक्शन बोलता है। मतलब ये सेक्शन किसकी बात करता है? EXEMPT, एग्जेम्प्ट अमाउंट की बात करता है। किसकी बात करता है बेटा? ये एग्जेम्प्ट अमाउंट की बात करे से। ठीक है, आ जाओ बेटा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, कितना अच्छा दिया कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो बेटा तो आपको 1 रुपया टैक्स भरने की जरूरत नहीं, पूरा पैसा जो बॉस से मिला, जो रिसीव अमाउंट हुआ, वो अपनी जेब में रख लो, अपने खाते में रख लो, हम टैक्स नहीं लेंगे। कौन? गवर्नमेंट बोलता है। क्यों? क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ही अपने को ग्रेच्युटी दिए, मान लो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट ही देगा ना हमको, और वही फिर बोलते लाओ लाओ टैक्स दो, ऐसा नहीं चलता ना। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो थोड़ा बेनिफिट होना चाहिए, वो इधर कर दिया। अब अदर में 2 लोग वापिस आ गए। कौन से 2 लोग? जो अभी आपको दिखाया मैंने, 1 मिनट, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया हमें। ठीक है, 2 लोग आ गए। 2 लोग जो मैंने दिखा, एक आ गए पोगा वाले जिनको पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट अप्लीकेबल है, और दूसरे नॉन पोगा। मैं लिख देता हूं, अदर्स लिखने की जरूरत नहीं, नॉन पोगा लिखूंगा तो भी चलेगा। ठीक है, 2 जगह अदर्स हो जाएगा तो आप शायद नहीं, इसमें नॉन पोगा। ठीक है, अगर पोगा वाले होंगे तो कैलकुलेशन कैसे होगा, कितना हमें छूट मिलेगा, मतलब कितने के ऊपर टैक्स लगेगा, हम बात करते हैं। तो देखो एग्जेम्प्ट अमाउंट कैसे निकलेगा। एग्जेम्प्ट अमाउंट इक्वल टू कितना निकालेंगे? सपोज ग्रेच्युटी हमें 20 लाख मिला तो 20 लाख में से कितना अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा, वो अमाउंट ढूंढ रहे। तो पोगा वाले में होगा तो सेम उनका फॉर्मूला क्या था? 15/26 इंटू लेटेस्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस कंप्लीटेड, नंबर ऑफ ईयर्स सर्विस कंप्लीटेड। यही था फॉर्मूला बेटा, यही फॉर्मूला था। तो यही फॉर्मूला ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे 1, इसको क्या बोलेंगे? 1। फिर यहां पे लिखेंगे और ये अमाउंट, और ये अमाउंट तो वहां से कैलकुलेट भी किया था सेम अमाउंट, तो ये सेम अमाउंट हम यहां पे भी लेंगे। और दूसरा होगा अमाउंट रिसीव्ड, आपको कितना मिला है ये लोग कैलकुलेट करेंगे, और एक्चुअली में अमाउंट आपको कितना दिया। हो सकता है आप कैलकुलेशन के हिसाब से 10 लाख आ रहा हो और आपको आपके बॉस ने 11 लाख दे दिया हो, खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा, तो 11 लाख दे दिया, तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव, और 10 लाख जो कैलकुलेशन में है वो। और तीसरा बोलता है क्या बेटा? तीसरा बोलता है 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी माफ करता हूं मैं, मतलब मैक्सिमम 20 लाख है ना,
20 लाख, मैं पूरा लिख दूं 20 लाख, 20 लाख। ठीक, इन तीनों में से जो छोटा होगा, विच एवर इज लेस, सपोज ये आ रहा था 10 लाख, ये कैलकुलेशन में आ रहा था 10 लाख और हम बॉस ने हमें दिया कितना 11 लाख और 20 लाख गवर्नमेंट का लिमिट है। ये क्या है मैक्सिमम, ये गवर्नमेंट का लिमिट है। तीनों में से जो छोटा होगा, मतलब छोटा क्या था 10 लाख, तो 10 लाख आपको मिला एक्चुअली में कितना 11 और टैक्स कितने पे आएगा 1 लाख रुपए। क्यों 10 लाख रुपए छूट हो गए। देखो यहां पे कि एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज ये कैलकुलेशन में आ रहा था 10 लाख, आपके बॉस ने खुश होकर आपको दिया 11 लाख और क्या है 20 लाख यहां पे लिमिट है, तो तीनों में से छोटा कौन सा है 10 लाख। अब आपके जेब में तो 11 लाख है, लेकिन आपको ये माइनस 10 लाख करोगे तो बचेगा 1 लाख, 1 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। मीन ये एग्जेम्प्ट अमाउंट है। देखो मैंने क्या कहा, एग्जेम्प्ट अमाउंट निकल गया अगर आप पोगा हो गए तो। ये है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, आपने समझा होगा होप सो एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट बात आती बेटा, अगर हम नॉन पोगा होते तो हमारे लिए क्या होगा। नॉन पोगा होते तो सेम पहला 15/30 या 1/2 भी लिख सकते हो आप। तो 15/30 इंटू एवरेज सैलरी, जो आपकी लेटेस्ट सैलरी होगी उसके एवरेज सैलरी लेंगे कितना 10 मंथ का, 10 मंथ का क्या लेंगे एवरेज सैलरी लेंगे। सपोज आपकी सैलरी अभी 3 महीने पहले 20,000 थी और अभी 30,000 हो गई, तो 20,000 3 महीने और अभी आपने कितना 4 महीने काम किया, तो 4 महीने गुणे 30 और 6 महीने गुणे 20 डिवाइड बाय टोटल कितना 10, तो एवरेज कितना आ रहा है। तो एवरेज सैलरी लेंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस कंप्लीटेड, नंबर ऑफ ईयर्स सर्विस कंप्लीटेड। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर सर्विस कंप्लीटेड हो गया, ये एक अमाउंट आ जाएगा। सेम जैसे वहां पे फॉर्मूला था वैसे यहां पे नहीं है, बट यहां पे एवरेज वाला क्लॉज डाल दिया गया है। ठीक, सॉरी एक मुझसे मिस्टेक हुई, वहां पे भी सेम फॉर्मूला है बेटा, एवरेज ही है। नॉन पोगा रहेगा ना, जो मैंने बताया ना यहां पे नॉन पोगा के लिए जो बताया था ना, वहां पे भी एवरेज सैलरी, सॉरी माय मिस्टेक, तो वहां पे भी नॉन पोगा के लिए एवरेज ही रहेगा। तो सेम वहां पे भी, ठीक है, एज इट इज वहां पे भी कॉपी पेस्ट कर लो। अच्छे बच्चों ना। और दूसरा बेटा क्या है यहां पे, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, मतलब एक्चुअल जो आपके बॉस से आपको रिसीव हुआ वो अमाउंट। और थर्ड वाला यहां पे बोलता है क्या, मैक्सिमम रुपीस 10 लाख पहले था, अब यहां पे 10 लाख की जगह पे 20 लाख ही कर दिया है। ये अमेंडमेंट 2018 में आया था, तो 20 लाख ये यहां पे वापस से कर दिया है, बढ़ा दिया गया था इनकी लिमिट। इन तीनों में से जो छोटा होगा उतना ही आपको एग्जेम्प्ट अमाउंट मिलेगा। मतलब आप सपोज सेम वही कहानी, यहां पे कैलकुलेशन में 10 लाख आ रहा है, बॉस ने आपको 12 लाख दिया, मैक्सिमम 20 लाख है, तो आपको छूट कितना मिलेगी 10 लाख का, और 12 लाख जो आपको दिया है वो माइनस जो इसमें से तीनों में से जो छोटा 10 लाख वो माइनस करो, कितना बचेगा 2 लाख। 2 लाख के ऊपर आपको टैक्स आएगा। होप सो ये समझा रहेगा आपने। तो ये था एज पर इनकम टैक्स एक्ट। और जो इसके पहले मैंने बताया वो एज पर क्या था बेटा, एज पर क्या था वो याद करो, एज पर ग्रेचुइटी एक्ट था, एज पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट था। इतना आपको समझ में आया होगा होप सो। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी का मतलब होता है क्या, सैलरी मतलब आप समझते हैं क्या होता है, सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस टर्नओवर कमीशन, ये होता है। और यहाँ पे का मतलब क्या था, बेसिक सैलरी प्लस डीए लेटेस्ट बेसिक सैलरी, सेम वैसे एज इट इज। यहाँ पे एक लास्ट चीज बताना वो ये था कि अगर पोगा होगा, सेम पोगा है तो राउंडिंग ऑफ, सेम कहानी होगा, नॉन पोगा है तो राउंडिंग ऑफ नहीं होगा। बस इतना याद रखना नंबर ऑफ ईयर सर्विस कंप्लीटेड में, कि पोगा है तो राउंड, ऐसे याद रखो ना, पोगा होगा तो राउंडिंग ऑफ होगा, पोगा नहीं होगा तो राउंडिंग ऑफ नहीं होगा, ऐसे याद रखो। एकदम सिंपल बना दो यार, टैक्स है, और टैक्स को जितना सिंपल बनाओगे ना उतना आनंद आता है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इनकम टैक्स लॉ जो था, इनकम टैक्स क्या बोलता है वो भी बताया, और यहाँ पे मैंने वो भी बताया आपको जो ग्रेचुइटी एक्ट बोलता है वो। ठीक है, तो दोनों होप्स हो अच्छे से समझ में आया रहेगा। ठीक है, और हम फिर नेक्स्ट कोई नॉलेजेबल वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।